बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज ट्रायल कोर्ट ने एक दफ़ा फिर तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दे दिया। याद रहे कि वो केस है जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और अभी तक महज टेक्निकल नुकात के ऊपर ही एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जा रहा है। याद रहे कि ये केस पिछले साल शुरू हुआ जब इमरान खान साहब के हवाले से ये डिटेल सामने आई कि उन्होंने तोशाखाना के अंदर जो गिफ्ट्स हासिल किए थे वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किए और ना ही अपनी जो गोशवारे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने उनके सामने वो तमाम मामलात फर्निश किए। इमरान खान साहब को इन एतराज़ात का सामना पहले भी था। ये मामला इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल डिसाइड किया था। उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के लिए मामला सेशंस अदालत को भेज दिया था। टेक्निकल नुकात को ही उठाया। इमरान खान साहब के वकला ने पहले ये कहते रहे कि ये मामला मजाज अथॉरिटी के जरिए नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट के सामने, इसलिए काबिल समाअत नहीं है। साथ ही साथ ये भी एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला करते रहे कि ये मामला टाइम बार हो चुका है और 120 दिन के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, लिहाजा ये केस अब सुना ही नहीं जा सकता। जब ये दोनों दरखास्तें मुस्तरद हुई तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अतराफ के दलाइल सुने और फिर फैसला महफूज किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार भी किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और केस को वापस रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को और 7 दिन का वक्त दिया कि इन तमाम नुकात को दोबारा सुनकर फैसला किया जाए। आज जब मामला दोबारा सेशंस अदालत के सामने था, इससे 2 रोज़ पहले भी इल्तवा की दरखास्तें आती रहीं, ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब के वकला इसमें कोई सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखा सके और उनका इन्हिसार इसी बात पर था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। गो कि उसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई, लेकिन जो मुल्क के जय्यद कानूनदान हैं वो यही कहते हैं कि जो मामला किसी भी हाई कोर्ट से रिमांड कर दिया जाए वापस ट्रायल कोर्ट को या किसी मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट को, उसके हवाले से मुल्क की आला अदालतें इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि वो डिसीजन नहीं होता, केस रिमांड में जाता है, यानी री हियरिंग के लिए जाता है। ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं। हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी सुहेल रशीद से जो कि इस मामले को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे थे। उसके बाद हम आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। मुतअद्दिद मामलात हैं जो कि उनके सामने भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज जो मुकालमा हुआ इमरान खान साहब के वकला का मोअज़्ज़िज़ जज के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अपना तासुर बताइए जो आपने आज मॉनिटर किया। अदालत कितनी ज़्यादा बरहम थी इमरान खान साहब के वकला से, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब तो ये केस जब वापस रिमांड हुआ उसके बाद भी 2 हेयरिंग्स पे अपैरेंटली पेश नहीं हुए। देखें मुनीब साहब, आज ये तीसरा मौका था गुज़श्ता 9 माह के दौरान जब से ये मामला कोर्ट में गया है इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर। तीसरी बार आज टेक्निकली और फैक्चुअली इस केस को काबिल समाअत करार दिया गया है ट्रायल कोर्ट की जानिब से। पहले इलेक्शन कमीशन ने जब कंप्लेंट दी तो उसको पहले काबिल समाअत करार देकर उसके बाद नोटिस किए गए थे चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन जब उनके वकील आए थे ख्वाजा हारिस तो उन्होंने पहले आते ही दरखास्त दी थी कि केस नाकाबिल समाअत है। दोबारा उनकी दरखास्त खारिज हुई थी, फिर केस काबिल समाअत होने के बाद मामला हाईकोर्ट गया था जहाँ से रिमांड होने पर आज तीसरी बार ये फैसला आया है कि केस काबिल समाअत है और अब इसमें जो है वो गवाहान तलब किए गए हैं। आज का जो दिन था वो दिलचस्प इसलिए था कि एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई के जो डील हैं मौजूद ही थे और सुबह से एक चीज बड़ी हो गई थी कि आज भी वो आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे। अगर इस हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया हुआ है और वो वक्त अभी फैक्चुअली खत्म भी नहीं हुआ, अभी उसमें 4 दिन बाकी थे, लेकिन आज कोर्ट ने यह कहा चूंकि दीगर केसेस भी होते हैं पेंडिंग और रोज एक केस को सारा टाइम नहीं दिया जा सकता, तो आज का दिन रखा गया था कि आज आर्गूमेंट्स होने हैं। और आज सुबह जब वो पेश नहीं हुए तो फिर भी उन्हें कहा गया कि आज 11:30 बजे तक वक्त है, आप आकर दें। और कोर्ट ने जज मयूद दिलावर साहब ने बड़ा उन पर वाजे किया कि इस केस में एक बार भी जो है चेयरमैन पीटीआई बता देंगे कब वो खुद आकर पेश हुए हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा कोर्ट जितना कर सकती थी किया जा चुका है, आज का आपके पास वक्त है आके आप आर्गूमेंट्स करें। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अगरचे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो ये कहा था कि दोनों फरीकैन को सुनकर दोबारा फैसला करें, लेकिन एक और ऑर्डर आ गया है और उसमें इसको काबिल समाअत करार दिया गया है और एक ऐसे वक्त में कि जबकि अभी कुछ दिन भी बाकी थे। अब बज़ाहिर होता ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से इस केस में अभी तक जब से ये आया है जितने ज़्यादा तनाज़ात इसने अपने साथ मुंसलिक किए हैं, अपने आप से वाबस्ता किए हैं, उसमें अब एक और कंट्रोवर्सी आ चुकी है। अब चेयरमैन पीटीआई के वकला ये कह गए हैं कि हमें नहीं सुना गया तो हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे और इसको दोबारा इसी बुनियाद पर वो चैलेंज करने जा रहे हैं कि हमें हक समाअत नहीं दिया गया, अगर से वक्त भी बाकी था लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे जवाब ये अहम नुक्ता उठाया आपने नहीं सुना गया। क्या
ये आम नुक्ता उठाया आपने, क्या आपको भी ये तासुर मिला कि अदालत ने आज भी बहुत जल्दबाजी से काम लिया है, या 3 समातों में अदालत ने जब्त का मुजाहरा किया, या आपको लगा है कि आज भी अदालत ने बहुत जल्दबाजी की है, ट्रायल अदालत ने? देखें, दोनों बातें की जा सकती हैं मुनीब साहब। कोर्ट अपनी तरफ से तो तहम्मुल का मुजाहरा जो कह रही है वो इस हद तक तो है कि तीसरा दिन था, उनको टाइम दिया गया, वो नहीं आए। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें तो मामला चूंकि हाई कोर्ट ने भेजा हुआ है और कहा हुआ है कि जी इसमें फ्रीकेन को आप सुने, पूरा हक समाअत होना चाहिए, तो उसमें एक फ्रीक को नहीं सुना गया, जबकि अभी हाई कोर्ट की दी मोहलत बाकी थी। तो एक कंट्रोवर्सी तो रह गई है। और चूंकि मैंने पहले भी बात की थी कि कंट्रोवर्सीज इस केस में बहुत ज्यादा आ रही हैं। 9 माह के दौरान 3 बार काबिल समाअत होने का मामला है। इसमें जो अटेंडेंस प्रिक्योर करने के लिए एक बार वारंट हुए और उसमें जमान पार्क में पूरा ऑपरेशन देखा गया। उसके बाद इसी साल 18 मार्च में जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चेयरमैन पीटीआई को पेश होना था और वो आए गेट तक, और इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि उनकी अटेंडेंस बाहर लगाने के लिए फाइल भेजी गई और इसी केस में उनकी अटेंडेंस की फाइल ही गुम हो गई थी। वो मामला हुआ। फिर उनको जब अरेस्ट किया गया नैब केस में, तो इस अदालत को 2 बार इस केस में अदालत शिफ्ट की गई है। F8 कचहरी से एक बार जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी बार पुलिस लाइन में, जहां पर इनको कन्विक्ट कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया सोहेल, आपने हमारा साथ दिया। नुकात जो आपने हमारे सामने रखे यकीनी तौर पर बहैसियत रिपोर्टर ये हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है। हम चलेंगे जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब की जानिब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक आर्ग्यूमेंट जो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी दिया जाता है, अब जारी बात है उन्होंने अदालत में इसको रेज इसलिए नहीं किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया, नंबर लग गया, लेकिन जाहिर बात है कोई स्टेटस को ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप बहैसियत एक सीनियर कानूनदान, क्योंकि आपकी बड़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी है, जो केसेस रिमांड होते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट टू ट्रायल कोर्ट्स वापस, उन फैसलों के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो तासुर ये है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मैं आप जैसे उस्तादों से सीख पाया हूं, कि वो केसेस एंटरटेन नहीं होते क्योंकि ये मामला री हेयरिंग में जाता है। लेकिन यहाँ जो पूरा एम्फेसिस है तहरीक इंसाफ का वो ये कि नहीं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है, इसलिए हम ट्रायल कोर्ट में भी नहीं जा रहे, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, 99.9% ये जो रिमांड के केसेस होते हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट, अगर सेशंस जज ने दोबारा मैजिस्ट्रियल कोर्ट को भेज रखा है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो रिमांड हुए केसेस में इंटरफेयर नहीं करती। दूसरी बात ये है कि इस केस की अगर नौइयत देखिए तो तकलीफ अमर ये है कि ये एक सादा सा केस है और इमरान खान साहब अदालत में पेश होकर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा अमर है जो उन्हें रोकता है कि वो अपनी पोजीशन वाजे ना करें। केस सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाने से जो तहाइफ थे उनको मिले हुए, उन्होंने वो वहाँ से वसूल करके वो बेच के जो उस पर उन्हें प्रीमियम मिला, मसलन अगर वो घड़ी की बात फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं, वो एग्जैक्ट अमाउंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए में वो घड़ी तोशा खाना से हासिल की 20% कीमत के ऊपर, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उस घड़ी की असल कीमत 5 करोड़ है। तो मान लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कानून के मुताबिक किया है, तो जो बाकी 4 करोड़ उन्होंने हासिल किए, वो 4 करोड़ उन्हें अपने टैक्स के गोशवारों में और इलेक्शन कमीशन में जो हर साल 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने होते हैं, उनमें उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए था कि ये मेरा गेन है, ये मैंने मुनाफा हासिल किया है तोशा खाना के तहाइफ बेचकर, ताकि उस पर वो टैक्स दे सके जो कि सरकार ने उनसे लेना है, और अवाम को पता चले कि हमारे कायद और हमारे लीडर की जो सरमाया है और उसके असासों में इजाफा किस वजह से और कितना हुआ है। ये कुछ सारा मिला के कोई 18 से 25 करोड़ की ये अमाउंट्स हैं उस मुतलका अरसे में, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में देना इसलिए ज़रूरी होता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो वेबसाइट पे मौजूद होता है। जो आपके टैक्स के गोशवारे हैं वो आप खुफिया होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, उन तक रसाई किसी की नहीं होती। तो शायद उन्होंने ये चीज़ें टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में दी हों, लेकिन अंडर द लॉ जब वो वज़ीर आज़म थे और MNA थे, उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देनी थी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों ने, लेकिन उन्होंने वो कंसील की और इस छुपाने की वजह से उन्हें डी-सीट कर दिया गया। अब उन्होंने इसका जवाब देना है कि उन्होंने क्यों छुपाई थी। ये करप्ट प्रैक्टिस है, जवाब नहीं दे उसका उन्होंने जवाब देना है। फर्द जुर्म लग चुकी है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद उनके पास जवाब है नहीं है। लेकिन केसेस को लंबा करने से आप बरी नहीं होते, आपको हिसाब देना पड़ता है अदालत में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, अब IMF का वफ्द मिला, सारी जमातों से मिल रहा था, वो उनसे भी पूरी कहानी अब जो सामने आई कि वो उनसे भी एश्योरेंसेस मांग रहे थे कि ये कोई एश्योरेंस आपको कौन दे सकता है कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। आपने मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, आपके कॉलीग्स वज़ीर दिफा ने भी कह दिया, सब ने कह दिया, बट there is a sense of uncertainty amongst a lot of people। जो लोग obviously गवर्नमेंट के साथ थोड़ा strained relationship भी है, वो भी ये कहते हैं कि ये सारे बाद में हाथ पे हाथ मारेंगे कि ये हो क्या गया और इलेक्शन तो शायद इस साल भी ना हो, अगले साल भी ना हो। As being the law minister, आप ये certainty से कह सकते हैं कि इलेक्शन होगा, निगरान हुकूमत आएगी और बिल्कुल कोई डिविएशन का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और इलेक्शन अगर वक्त पर असेंबली तहरील हो रही है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना है? बिल्कुल जी, ये बड़ा साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है आइन के अंदर, और जब पूरे मुल्क की असेंबलीज़ नहीं रहती तो फिर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। पहले केस में आपको पता है वो इस वजह से ताख़ीर हुई कि असेंबलीज़ को जिस तरीके से डिज़ोल्व किया गया वो प्योरली पॉलिटिकल मकासद के लिए थी, और उसकी वजह से आइनी स्कीम जो है सारी की सारी वो टॉपसी टर्वी हो गई थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तो इंतखाबात हो जाएं और फिर कौमी असम्बली के जब इलेक्शंस हों तो वहाँ पे सियासी हुकूमत हो, तो फिर आर्टिकल 224 इलेक्ट करने का 18वीं तरमीम में ज़ीरो डाइसेंट के साथ 100% कंसेंसस के साथ फिर क्या उसका मकसद रह गया। लेकिन अब के ये बिल्कुल वाज़े है, अगर किसी वजह से असम्बली पहले डिज़ोल्व होती है 90 डेज़ हैं, अगर वो टाइम पे होती है वो 60 डेज़ हैं। उसमें रवाजन पहले भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी स्पेस होती है कि कोई नेचुरल क्लैमिटी, कोई मौसम ऐसा हो गया है, खुदा ना खास्ता कोई और ऐसी चीज़ आई तो वो महीना 15 दिन के हद तक एक 254 आर्टिकल में ये गुंजाइश मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें भी है। लेकिन वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीने के अंदर अंदर, ताकि कोई ऐसे हालात ऐसे हैं कि वो नहीं हो पा रहा, इससे आगे नहीं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं तो वैसे ही बड़ा मुस्बत सोच रखने वाला शख्स हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि जो सोचते हैं अल्लाह ताला उसी तरह कर भी देते हैं। तो इलेक्शंस होने चाहिए और होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होने चाहिए, और मैं आपकी बात के अंदर ये एडिशन कर देता हूँ कि इसी साल होंगे, और जो सारी अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं इसको वाज़े कर देता हूँ कि विद इन द टाइम फ्रेम गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक, चले, योर स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड। तारिक साहब, ये फरमाइएगा, ये इंतखाबात 2023, क्योंकि आपने कह दिया वक्त पर होंगे और इंशाल्लाह टाइम फ्रेम के अंदर होंगे, ये नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी डिलिमिटेशन के तहत होंगे? देखिए मुनीब, ये अब एक इशू है विच इज़ अगेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। इसी वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि हमने असम्बली अपनी मुद्दत से आगे नहीं जाएगी। अगर किसी वजह से ये जो मर्दमशुमारी है ये कंफर्म नहीं होती CCI में, तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शंस हो जाएंगे। एक बात, अगर ये CCI में सारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाते हैं और ये कंफर्म हो जाती है, तो ये क्योंकि डिजिटल है तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फौरी तौर पे आ जाते हैं। वो आ भी जाए तो उस सूरत में भी मैंने वही कहा ना कि जो आपके पास नवंबर का एक कुशन है और उसमें अगर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उनमें ये चीज़ें भी शामिल होती हैं कि अगर उस अरसे में आपको डिलिमिटेशन के लिए जाना पड़ता है तो उसका एक प्रोसेस है, वो 100-120 दिन के दरमियान का, वो मीट विद करना फिर उस सूरत में ज़रूरी होगा या नहीं इलेक्शन कमीशन के लिए, वो हो सकता है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, हर चीज़ कंप्यूटर्स के ऊपर है, वो अपना शेड्यूल उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो टाइम लाइन्स थोड़े फ़र्क के साथ मीट की जा सकती हैं। ठीक, बट ये इसका नोटिफिकेशन ना होना, CCI में कंफर्म ना होना या उसमें देर लग जाना, ये इलेक्शन ना होने का या उसमें इल्तवा लंबा आ जाने का कोई बहाना नहीं बन सकता, कोई वजह नहीं बन सकती। ये तो आप एश्योरेंस नहीं, इसलिए नहीं बन सकता कि आइन का जो आर्टिकल है रेलेवेंट 51(5) है आई बिलीव, वो बड़े क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो प्रीवियसली कन्फर्म्ड सेंसस पे होंगे। तो हमारे पास जो आज प्रीवियसली कंफर्म्ड सेंसस हैं वो 2017 के हैं, ऑल्दो उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे
और एक वन टाइम डिस्पेंसेशन के तहत 2018 में आईनी तरमीम की गई, जिसमें कहा गया कि ये जो इलेक्शन है, जो 2018 के इलेक्शन हैं, वो प्रोविजनल सेंसस पे होंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो सेंसस प्रोविजनल थे, उन्हें कंफर्म नहीं था किया जा रहा, तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पे। तो उस वजह से वो तरमीम लाना पड़ी। लेकिन आइन ये अब वो कंफर्म्ड सेंसस हैं, अनलेस अनटिल नए कंफर्म्ड सेंसस नहीं आते या प्रोविजनल सेंसस अनाउंस हो जाते हैं दरमियान में, तो फिर डिलिमिटेशन की तरफ जाना है, अदरवाइज़ वो पुराने जो कानून है वो उसको रास्ता देगा। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तारिक साहब, वफाकी हुकूमत का आपका खुद ये मौक़िफ़ है कि आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म हो चुकी है, 5 साल ही मैक्सिमम नाअहली हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब वो वक्त तकरीबन गुजार चुके हैं, कन्विक्शन उनकी अभी तक स्टैंड करती है, 2 केसेस के अंदर स्टैंड करती है, एवन फील्ड के अंदर भी, अल अज़ीज़िया के अंदर भी। मियां नवाज शरीफ साहब, उनका कानूनी स्टेटस इस वक्त यह है कि वो अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। PMLN ये कहती है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। मुझे ज़रा टाइमलाइन समझने में ज़रा इख्तिसार से फरमा दीजिएगा, कैसे कि मियां साहब वापस आते हैं, आप वो कोर्ट के सामने खुद को सबमिट करते हैं, क्या वो जेल जाएंगे, उनको पहले कोई हिफाजती ज़मानत मिलेगी, क्या किसी एब्सकॉन्डर को मिल सकती है, और दूसरी बात ये कि ये कितनी जल्दी सेटिसाइड हो सकती हैं अदालत से कन्विक्शंस, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अपील्स हैं, और अपील्स में आपने देखा कि जब अपील अब उनका वो राइप हो चुकी हुई हैं, क्योंकि दीज डेट बैक टू 2018, तो आजकल वहाँ पे जो अपील्स चल रही हैं, क्योंकि यही अपील्स टेकअप कर ली गई थी, और मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब का केस जो है वो उसकी सुनवाई हुई, और उसमें आपने देखा कि वो बाइज़्ज़त बरी हुए, और बहुत सारी और चीज़ें भी उस फैसले में आई कि किस तरह ये केसेस बनाए गए थे। अपील में आपको भी मुनीब पता है, आप खुद माशाल्लाह बड़े काबिल वकील हैं, अपील में ट्रायल की तरह टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अपील जब आप शुरू करते हैं, रही बात एवन फील्ड की, तो वो तो मुकदमा सुन चुकी है अदालत, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, 3-4 हेयरिंग्स का वो केस है। रही बात दूसरे मुकदमे की, तो वो भी अपील स्टेज पे है, और अपील अब राइप है उसकी, और वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अपील में कोर्ट को रिक्वेस्ट करें आपके जी आप अगर डे टू डे सुनना चाहते हैं वैसे सुन लें, आप वैसे भी सुने, आई डोंट थिंक कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और रही बात कि आया एब्सकॉन्डर्स जो हैं उनको कोई प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिलता है कि नहीं, आपने देखा है, आपने खुद लोगों को कवर भी करते हैं, आप मीडिया में, कोर्ट्स में भी रहे हैं। जी, मेरे पास दर्जनों मसाले ऐसी हैं कि जब कोई शख्स अदालत में आके ज्वाइन करना चाहता है प्रोसीडिंग्स को, तो वो इनेबलिंग ऑर्डर दे दिया जाता है, और बाकी फिर उसके बाद अदालत पे मुनसर है कि वो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको किस तरह से ट्रीट करती है। दैट वुड बी फॉर द कोर्ट, जिसके लिए जहाँ पे वो पेश होंगे। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कोई पजल या कोई कॉम्प्लेक्स मोज़ैक नहीं है। वो जब आएंगे, ही विल सरेंडर बिफोर द कोर्ट, ही विल फाइल एन एप्लीकेशन उसके लिए कि उनके जो मुकदमात हैं वो रिसरेक्ट यानी बहाल कर दी जाएं, अपीलें उनकी, वो उनके पिछले ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि जब भी उन्हें अदालत में लाया जाए या वो खुद पेश हो, तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं रिसरेक्ट करने की, क्योंकि ये उनका 10A के तहत फंडामेंटल राइट है। राइट है, बिल्कुल फेयर ट्रायल का, बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक साहब, ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, अपेरेंटली उसके अंदर आपकी भी शमूलियत है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, कौमी सलामती के इदारों के मेंबरान भी होंगे। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या? इट इज़ अ मैटर ऑफ, ये इसको नेशनल सिक्योरिटी के, कौमी सलामती के पर्सपेक्टिव से देखेंगे या प्योरली खेल की हैसियत से देखा जाएगा? नहीं, खेल अगर जुड़ जाए सिक्योरिटी के साथ, देखें जो ICC की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि कोई टीम जो है वो इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करेगी हर टीम। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वो अपना मौक़िफ़ बयान करके तो वो कह सकते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होते। मैं अगर स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई वुड बी द लास्ट मैन जो ये सोचूं कि पाकिस्तान किसी मेगा इवेंट में शरीक ना हो, और वो भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बगैर वो मज़ा ही नहीं रहेगा और ना वो नज़र आएगा। लेकिन बाहर कैफ हमारे खिलाड़ियों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बहुत अहम है,
और एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे हमें इसे एग्ज़ामिन करना चाहिए। पीसीबी ने ये चिट्ठी भेजी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद इस पे फैसला करने की बजाय बेहतर समझा, और वो वैसे भी कायल हैं इंक्लूसिवनेस के और कलेक्टिव विजडम के। उन्होंने एक पॉलिटिकल कंसेंसस देने के लिए और फिर ज़्यादा आरा को शामिल करने के लिए, बिलावल भुट्टो साहब भी उसमें हैं और भी आपने नाम देखे होंगे, तो उन्होंने ये कमेटी तश्कील दी है। बाकी बातें वहाँ पे सारी एग्ज़ामिन करके एक मुस्बत सोच के साथ सारे बैठेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अच्छी खबर होगी कौम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुतअद्दिद सवाल आपके और मेरे जहन में थे, हमने तारड़ साहब के सामने रखे। आवाम का क्या फीडबैक है, लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम, इसका दिल जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ भी, क्रिकेट लविंग नेशन, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, ब्रेक के बाद आपके सामने ये भी रखेंगे। और चंद अहम सियासी नौइयत के सवाल हैं, हमारे साथ तज्जिया निगार मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर और तज्जिया इन दोनों की बहुत अहमियत है, तो खबरें हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको खबरें देने की कोशिश भी कर रहे हैं और तज्जिया हासिल करना भी ज़रूरी है। कुछ देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह दिया उन्होंने कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर होंगे और कोई अनसर्टनिटी की गुंजाइश नहीं है। जहां तक डिलिमिटेशन की बात थी, उस हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया कि कॉन्फर्मेशन ज़रूरी है सीसीआई के सामने नई मरदमशुमारी की। अगर ना हुई तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन मुल्क में अब भी इबहाम पाया जाता है इलेक्शंस 2023 के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है जनाब मंसूर अली खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं उनके पास। हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, स्ट्रेट अवे अब सबसे पहली बात जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, और ख़ास तौर पर आपके कप्तान को यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस वक्त जो फिक्र खाई जा रही है वो यही है कि क्या इंतखाबात 2023 वक्त पर होंगे। उन्होंने यहाँ तक कि IMF के उस वफ्द से भी सर्टेनिटी के लिए एक एश्योरेंस मांगने की कोशिश की कि भाई आपको एश्योरेंस दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 2023 के वक्त पर हों। तो ये उनकी जो मैं समझता हूं उनकी जो एक अनसर्टन कैफियत है, ये वेल प्लेस्ड है आपके नजदीक, या उनके शकूको शुबा ठीक है कि भाई कुछ और ही ना हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मेरे ख्याल में ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो सवाल है, ये तो इस वक्त मुल्क के 25 करोड़ आवाम के ज़हनों में यही चल रहा है कि जी क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। ब्रेक से पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी आपने सारी बातें यही क्वेश्चन किया एंड राइटली पुट के क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं जो मेरे कप्तान की ये जो दरख्वास्त है जो ये IMF की टीम से कर रहे हैं, मेरे इसके ऊपर जरा 2-3 रिजर्वेशंस हैं। पहली बात तो ये कि आपने तकरीबन 55 जलसे कर दिए, 55 जलसों के अंदर बैठ के आपने ये कहा कि जनाब बैरूनी मदाखलत के खिलाफ हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बैरूनी ताकतें अब फैसला नहीं करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद आप इसी IMF के वफ्द के साथ बैठ के पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्यों और क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस को आप जो है वो बेसिकली IMF की जो इमदाद है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब के अपने असूलों के खिलाफ है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। और दूसरी बात ये, आपने IMF की उस टीम को या IMF के वक्त को क्या एस्टैब्लिशमेंट की टीम समझ लिया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बैठ के आपने उनसे बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं या उनसे पूछना है जी आप मुझे एश्योरेंसेस दें? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप जब से खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है तो तब से लेकर अभी तक बार बार वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही ये डिमांड करते रहते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, टॉक शोज में, इंटरव्यूज में, हर जगह यही बात करते थे कि जनाब मुझे बताएं इलेक्शन कब होंगे। कता कलामी होगी वो एस्टैब्लिशमेंट से। तो देखे ना, खान साहब कहते हैं मेरी कोई बात सुनता नहीं, मेरी किसी बात का जवाब कोई देता नहीं, मैं किसी से मिल नहीं सकता, बंदे मुझे छुड़वा दिए इन्होंने, फोर्स डिजर्शंस करवा दी, तो मैं क्या करूं? तो अब IMF वाले कहीं भूले भटके सियासी जमातों के पास आ रहे थे, उनके पास भी आ गए, तो उन्होंने फिर उनसे पूछ लिया कि भाई आप ही बता दें, तुसी दस दो सोने हो कि इलेक्शन होने या नहीं होने। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मेरा मसला ये है कि खान साहब ने जो खुद अपना बयानिया बनाया था इतने पिछले 1.5-2 साल में, जो कुछ हमें बताया गया जी अमरीकी मदाखलत और ये सब कुछ, तो आपने यानी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट के बजाय आपने सोचा चले इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से ही पूछ लिया जाए पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। तो ये इमरान खान साहब के अपने बयानिए की नफी है। मेरा सबसे बड़ा एतराज इस पे है कि उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के अंदर क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या खान साहब को इसके ऊपर एतराज नहीं है? तो बेसिकली ये नहीं करना चाहिए मुझे सिर्फ इस पे। दूसरी बात ये
कि ये हकीकत है। इलेक्शंस के हवाले से अगर इमरान खान साहब की जहन में कोई रिजर्वेशंस हैं, ये यकीन कीजिए रिजर्वेशंस हुकूमती पार्टियों के अपने अंदर भी है। मैं आज एक बड़े सीनियर रहनुमा जो इस वक्त हुकूमती साइड का हिस्सा है, मतलब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, मेरी आज उनसे लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई, वो तक ये अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे कि जनाब इलेक्शंस क्या होंगे। वो मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी आप हुकूमत में, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। तो आमतौर पे जो लोग हुकूमत में होते हैं वो सहाफियों से ये सवाल पूछते करते नजर आते हैं कि भैया आप बताएं आपके पास क्या खबर है, इलेक्शन होगा या नहीं। बट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट मंसूर साहब, हसन अयूब साहब, ये बात अब जबान ज़दे आम है और हर एक किसी के ज़हन में सवाल है। ये तासुर भी बहुत जोर पकड़ रहा है कि मुल्क के अंदर निगरान सेटअप आएगा और वो फिर तवील अरसे तक चलेगा, क्योंकि मुल्क के अंदर मारूजी हालात ऐसे हैं जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस वक्त फीजिबल नहीं है कि मुल्क में अंदर आम इंतखाबात हों। क्या आपके पास इससे मुतल्लिक कोई खबर है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। इंतखाबात तो होने हैं। अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, जो मेरी कैलकुलेशन है उस हिसाब से तो दिसंबर 2023 बनेगा, और अगर ताखीर से ताखीर, लेट से लेट इंतखाबात हुए तो वो मार्च 2024 है। इलेक्शन इससे आगे नहीं जा सकते। और उसके लिए भी जो रीज़न यही है कि जो सेंसस की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा और फिर सेंसस अगर नोटिफाई हो गए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशंस करनी है मुनीब साहब। तो डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके खिलाफ अपील्स आती हैं, उनको निपटाना होता है। जितनी हल्का बंदी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं है, वो तो फिर पूरे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूंसीज आ जाएंगी, उन तमाम की तमाम जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। तो उसमें आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, सेंसस होने चाहिए और इंतखाबात भी सेंसस के बाद ही होने चाहिए, वरना हर एक कहेगा जी कि हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। और अगर हकीकी जमहूरियत को देखा जाए तो इंतखाबात जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको तमाम लोग उन पर जो है वो उस पर इत्तेफाक करें, कोई एतराज़ ना करे। तो इस वक्त जो सूरत हाल, जो प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त जो है सिंध में मौजूद है, जो सेंसस को नोटिफाई करने के हवाले से, और वो बेसिकली MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अगर ये मसला कोई, अगर दीगर जमातें बैठकर ये हल कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा और इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन 12 नवंबर में इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाएगी, यानी चाहे इसको 48 आवर्स रिक्वायर्ड हैं तो उससे पहले जो है वो किसी टाइम भी ये अनाउंस कर देंगे और फिर ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाएगी, और ताकि 90 रोज़ मिल जाएं। तो मेरी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, उसमें जो इस वक्त जो तवज्जो है वो यही है, फोकस भी इसी तरफ है कि जो सेंसस हैं इनके ऊपर जो है इत्तेफाक राय पैदा कर ली जाए, इनको नोटिफाई करके और लिमिटेशंस की जाए, हल्का बंदियाँ की जाएँ, और हल्का बंदियों के बाद जो है वो इंतखाबात जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो एक्ट में तरमीम हो चुकी है जी, तो उसके बाद जो है ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद होगी कि उसने जो इलेक्शन की डेट क्या देनी है। अब ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो रहा नहीं, ना ही गवर्नर्स के पास है। बिल्कुल, तो अब ये इख्तियार जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे। मैं मंसूर अली खान साहब और हसन अयूब साहब के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमारे मुल्क की सियासत भी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर देखा जाए तो उसमें तो यही है कि जाहिर बात है, बैसियत सहाफ़ी आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मंसूर साहब भी जाते हैं, तो ग्राउंड पर तो सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अभी भी तादाद में ज्यादा है बाकी जमातों से। ये कंसर्निंग बात हो सकती है किसी के लिए भी, इन जमातों के लिए, कि भाई इंतखाबात में अगर चले गए, किसी भी शक्ल में PTI आए, तो वोट तो उसके ज्यादा हैं हमारे से। जो साइफर के हवाले से उन्होंने जो है वो एक ख़त ले रहा था, तो वो उस ख़त की भी जो उनको कीमत जो है वो चुकानी है। अब क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसके अलावा जो इंसादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पर वो उन FIRs में नॉमिनेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी उनका केस चलेगा और बाद में डिटरमिन ये भी होना है कि क्या ये इनका मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना भी है या नहीं जाना। तो अभी इंतज़ार हो रहा है एक रिटायरमेंट का, जो कि सितंबर में होनी है। सितंबर की रिटायरमेंट के नज़दीक आप बहुत कुछ जो है वो तब्दीलियाँ देखेंगे, और अगस्त में जो है वो आपकी असम्बली वो ख़त्म हो जाएगी और नया केयर टेकर सेटअप आ चुका होगा। तो फिर आपको एक्चुअल जो सूरत हाल है तब भी क्लियर होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल देखने में तो नज़र आता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है।
आप देखेंगे कि इंतखाबात भी होंगे, मुमकिन है कि इंतखाबात दिसंबर में ही हो जाएं। और जो मंसूर अली खान साहब ने बात की है कि बिल्कुल उनको फिक्स करना जो है वो ही इनकी सियासी जमातों की तरजीह है, और यकीनी तौर पर है, इसका कोई डिनाइल नहीं है। ना सिर्फ सियासी जमातों की बल्कि कुछ ऐसी कुव्वतों की भी जिनको उन्होंने मुसलसल कई बरस से जो है वो अपने निशाने पर रखा हुआ है, और उन्होंने जो है वो एक जो रियासत पाकिस्तान है उसके खिलाफ एक साजिश की है। तो जब एक साजिश हुई है, बाय डिज़ाइन हुई है, तो फिर उसका जो है वो उनका टेस्ट तो उनको चखना पड़ेगा ना। जो उन्होंने किया है, जो बोएंगे आपने वही काटना है। तो अब ऐसी चीजें जब आप बाय डिजाइन रास्ते पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बाद जहां तक वोट बैंक है, वोट बैंक में भी फर्क पड़ा है। ऐसे ना कहें कि वोट बैंक उनका इंटैक्ट है, वैसा का वैसा ही है। उतना वोट बैंक नहीं रहा जिस तरह की एक पीक थी, अब डिक्लाइन के ऊपर है। अब देखिएगा चंद माह के बाद जो है ये और मजीद इस पर डिक्लाइन आना है। और जहां तक बात आ गई कि इंतखाबात की इलेक्शन में जाने के लिए, तो देखिए जो हमारी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, ये बैटल ऑफ पंजाब है, और बैटल ऑफ पंजाब के अंदर जो है इलेक्टेबल्स बड़े मैटर करते हैं। और इलेक्टेबल्स जो है वो जितने के जितने वो तकरीबन सारे ही वो छोड़ के जा चुके हैं। और अभी मजीद जो है वो इंतखाबात जब नज़दीक आएंगे तो लोग जो है अपनी सिमत का तयन करेंगे। कोई भी डूबती कश्ती का सवार नहीं रहना चाहता। सबको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्यों करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, लेकिन इसमें भी वक्त है। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके लिए आपको सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो आइंदा 102 अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको उम्मीद है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? बट ये भी 90 से 95%। इसे उम्मीद का मैं वही कह रहा हूँ, इसमें ऑपरेटिव वर्ड जो है वो उम्मीद है। नहीं, वो बड़ा ऑपरेटिव वर्ड गिरफ्तारी है। अच्छा, नहीं, मैंने कहा शायद ऑपरेटिव वर्ड जो है उम्मीद है, क्योंकि ये जरा खतरनाक हो जाएगा बहुत कि हमारी आपकी या किसी की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। खबर है, अगर खबर सामने खबर है। एक छोटा सा पॉइंट। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, आप ये जो अभी वोट बैंक अटैक की बात की, आज मेरा एक बेसिक सवाल है, मैं हसन भाई भी इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को डायरेक्ट अगर आप इजाजत दें कि जी बताएं मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, तो बताइए कि 25 करोड़ अवाम में से जो 11-12 करोड़ वोटर है, ये किसको इलेक्ट करेगा, कौन उसका वज़ीर आज़म होना चाहिए, बताइए। सर हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, हर हल्के का उम्मीदवार है। अब जिस हल्के में मैं रहता हूं वहां से एमएनए थे गुलाम सरवर खान साहब। हल्के को छोड़े, सर डायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना बताया, वो किसको करते हैं? अगर लोगों का होता तो किसको करते, बताइए। अगर लोगों का डायरेक्टली हो जाए ना, पोल हो जाए कोई के। सर इसमें तो देखिए हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं। हमने तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको हल्कों में उतारना है। जब कैंडिडेट हल्के में आएगा तो उसको लोग वोट देते हैं। और धड़े की सियासत होती है, की सियासत होती है, तो पाकिस्तान की सियासत फिर उम्मीद यही रखें कि वो बाकी गिरफ्तार हो जाए। असल भाई ने जो उम्मीद की बात की है ना, इससे हमारे तहरीके इंसाफ के दोस्त बहुत गुस्से में आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, अब ये उनकी खबर है, उन्होंने उसको उम्मीद कह दिया। ये उनकी खबर है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाले हैं। जनाब हसन अयूब साहब का और मंसूर अली खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जाते जाते एक चीज मैं अपने नाज़रीन के सामने जरूर रखना चाहूंगा। हमने एक छोटा सा पब्लिक पल्स लेने के लिए कि क्योंकि क्रिकेट लविंग नेशन है हमारी, लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए जाए, भारत के अंदर जाए, हिस्सा ले वर्ल्ड कप में या नहीं। जब भारत की बात आ जाए बिल्कुल, क्योंकि उनका हमारे साथ एक बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, हॉस्टाइल बिहेवियर है, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा। किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया नहीं पाकिस्तान आ रहा तो पाकिस्तान वहाँ जाके क्या करेगा? वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं आ रहे तो हम क्यों जाएं उधर? अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को उधर जाना चाहिए, हमें पहला स्टेप लेना चाहिए। अगर हम कोई अच्छाई करेंगे तो फिर ही हमारे साथ भी कोई अच्छाई करेगा ना। जब इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई न्यूट्रल जगह डिसाइड कर लें जहाँ पे दोनों खेल लें। वो नहीं आ रहे, वो अपने आप को गरूर कर रहे हैं कि हमने नहीं जाना, तो ये भी ना जाए। खेल में पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए, दिल खुला करना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हैं। बेशक वो लोग नहीं कदम पहला ले रहे, लेकिन हमें जाना चाहिए और उनको उन्हीं के ग्राउंड में जाकर हमें हरा के आना चाहिए।